हेलो फ्रेंड, सो टुडे इज़ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। आज इस ब्रेन ट्यूमर दिवस पे हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर होते क्या है। जैसे कि शरीर का कोई भी दूसरे हिस्से में हम ट्यूमर देख सकते हैं। ट्यूमर मतलब मान लो कि कोई नॉर्मल जगह है, यहाँ पे कुछ बड़ा सा ग्रोथ हो गया है, नॉर्मल टिश्यू ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ टिश्यू आप पे देखने को मिल रहा है, वो ट्यूमर होते हैं। जब ब्रेन पे वो चीज़ हो जाता है वो ब्रेन ट्यूमर कहलाते हैं। जितना आसानी से मैं उसको बोल रहा हूँ उतना सिंपल वो चीज़ है नहीं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन है। एक बच्चे में जो ब्रेन ट्यूमर्स पाए जाते हैं वो एडल्ट में, बड़ों में वो डिफरेंट टाइप का ब्रेन ट्यूमर्स दिखे जाते हैं। कुछ कुछ ट्यूमर्स जो है थोड़ा ज़्यादा जानलेवा होता है, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अगर वो ग्रेड 1 में रहता है वो जल्दी जल्दी ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसा करके चले जाते हैं। वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर्स बन जाते हैं, वो मेलिग्नेंट और कैंसर कहलाते हैं उनको। लेकिन जो मेजॉरिटी में हम ब्रेन ट्यूमर्स देखते हैं, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मेनिनजियोमा एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी ट्यूमर है जैसे कि ग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ये जो है थोड़ा ग्लायोब्लास्टोमा जो है वो थोड़ा कैंसरस वाला ट्यूमर है। तो ये दोनों ही एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है और मेजरली इट इज़ बिनाइन ट्यूमर। जब भी डॉक्टर बोलते हैं, न्यूरोसर्जन्स या तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगर जाके पहले डायग्नोसिस होते हैं, वो अगर बोलते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो उसमें घबराने का ज़रूरत पहले से ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, मैक्सिमम ट्यूमर जो है वो बिनाइन होते हैं, वो क्यूर कर सकते हैं। अगर अच्छे सर्जरी करें तो उसको कर सकते हैं। आज तो ऐसे भी चीज़ आ गया है आजकल हमारे पास कि सर्जरी में अगर कुछ हिस्सा बचा भी रहे, उसमें हम अलग अलग तरीके का रेडिएशन थेरेपी अप्लाई करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत छोटा ट्यूमर को हम बिना सर्जरी किए रेडिएशन से भी कभी कभी कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन जो है हमारे पास आ गए हैं। लेकिन जो अभी भी नहीं हुआ है वो है एग्रेसिव ट्यूमर्स के लिए, जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा। काफ़ी सारा रिसर्च जो है वो चल रहे हैं, उनका अभी क्यूरेटिव कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं, बहुत जगहों पे क्या होते हैं कि पूरा सर्जरी होते हैं, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी होते हैं, कभी कभी स्टेम सेल थेरेपी, कभी कभी हाई एडवांस जो क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा होता है वो ट्रीटमेंट ट्रायल में चल रहा होता है, काम करता है कि नहीं करते देखने के लिए। लेकिन वो ग्लायोब्लास्टोमा का और ऐसे हाई ग्रेड ट्यूमर्स का पूरा क्यूर नहीं होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में बिना ट्यूमर्स का हो जाते हैं। और ब्रेन ट्यूमर्स अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेन ट्यूमर है? मेरा तो सिंपल सिंपल बात ऐसे ही रहेंगे कि आप सोचिए मत। क्योंकि मैं आज भी मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारा पेशेंट्स देखता था, क्योंकि वार्ड में रहते थे हम लोग। तो हेडेक लेके, बहुत सर दर्द, मैक्सिमम पेशेंट जो है सर दर्द लेके आते हैं, हेडेक रहते हैं। और हेडेक मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते हैं कि पूरा सर में दर्द हो रहा है या तो एक साइड में ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं सर में दर्द। जब मैं देखता था ना बहुत सारा पेशेंट्स सर दर्द लेके आ रहा था, मैं भी सोचता था जब मेरा खुद का सर दर्द होता था या मुझे भी ब्रेन ट्यूमर शायद है क्या। लेकिन अच्छी बात यह है कि 60% ऑन एन एवरेज 60% ऑफ हेडेक जो हमारा होता है वो साइकोलॉजिकल ही होते हैं। उसका कोई ऑर्गेनिक मतलब कोई ट्यूमर व्यूमर की वजह से नहीं रहते। तो हेडेक मतलब ही ट्यूमर ऐसा मत समझिए, ठीक है। और भी काफ़ी प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि पेशेंट्स बोलते हैं मेरा हाथ में कमज़ोरी है, पैर में कमज़ोरी है, मुंह पे कमज़ोरी है, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, जो जगह मेरा जान पहचान वाला था वो मुझे अभी बहुत ही दिक्कत हो रहा है वहाँ पे चलने पे। या तो किसी को बहुत ही फिट्स आता रहता है, जर के मूवमेंट्स आते रहते हैं, कॉन्वल्शन सीजर जो हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ जो है वो कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन ये ट्यूमर ब्रेन का कौन से हिस्से में लोकेटेड है वो इसके ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करते हैं पेशेंट वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर किसी का सामने वाले हिस्से में होता है तो उसका जजमेंट, उसका इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर पैटर्न काफ़ी चेंज होता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं वो लोग। अगर इस वाले हिस्से में होते हैं टेम्पोरल, लोगों को बहुत सारे फिट्स आते हैं, कभी कभी मेमोरी इश्यूज रहते हैं, बातें समझने में या तो कभी कभी बोलने में दिक्कत रहते हैं अगर ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है तो। अगर पीछे वाले हिस्से में होते हैं आँखों में दिखने का प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर इस वाले हिस्से में होते हैं पैरेटल लोब जिसको हम बोलते हैं, उसको में हम जियोग्राफिकल प्रॉब्लम, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना, बटन अनबटनिंग करना, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में कॉग्निशन का बहुत सारा मेंटल फंक्शन चेंजेस हो सकते हैं। तो ये तो रह गया एक ब्रॉड एस्पेक्ट में मैंने आपको बोल दिया कि ब्रेन ट्यूमर्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज इस ब्रेन ट्यूमर डे में
मैं आपको वही बोलना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का काफ़ी सारा प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि ये शायद मुझे लग रहा है ब्रेन ट्यूमर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, किसी को भी आप तुरंत डॉक्टर्स का मतलब न्यूरोसर्जन्स का सलाह ज़रूर लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स का सलाह ज़रूर लीजिए। जब भी कोई सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब अच्छे से जो दिखने में मिलता है जो स्कैन में, वो है एमआरआई ब्रेन। एमआरआई ब्रेन का भी काफ़ी सारा सीक्वेंसेस हैं जो हमको चाहिए होता है, वो हम करवाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके सर्जरी करना है, नहीं करना है, कब करना है। सर्जरी करेंगे तो पूरा ट्यूमर निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितना प्रतिशत निकलने का चांसेस हैं। अगर थोड़ा ट्यूमर बच जाता है, क्या हम उसको ऐसे ही फॉलोअप कर सकते हैं कि उसके लिए रेडिएशन और केमोथेरेपी देना है? अगर देना है तो कितना दिन के लिए देना है, उसके बाद कितने दिन बाद एमआरआई वापस करके देखना है कि वापस से ट्यूमर आया कि नहीं आया। वो सारा चीज़ जो है एक लंबा प्रोसेस है। ये जो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट है, शायद स्कैन के बाद, एमआरआई सीटी स्कैन के बाद द फर्स्ट स्टेप सर्जरी ही होता है। अगर सर्जरी करने लायक है तो सर्जरी उसका फर्स्ट स्टेप होते हैं, ना कि उसका टोटल क्योर। उसके बाद जो मैंने आपको बोला, फॉलोअप, रेडिएशन, केमोथेरेपी, दोबारा सर्जरी, रिकरेंट ट्यूमर, बहुत सारा चीज़ है। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है जो अच्छे से फॉलोअप करना रहता है पेशेंट के साथ। ये एक डॉक्टर्स को मतलब न्यूरोसर्जन को और एक पेशेंट को, दोनों को समझना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।